दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये रायसीना हिल्स है, एक तरफ साउथ ब्लॉक, दूसरी तरफ नॉर्थ ब्लॉक और उसके ठीक सामने जो शायद प्रदूषण की चादर तले ढका हुआ है वो राष्ट्रपति भवन है। और मौका कुछ खास इसलिए है क्योंकि अमेरिका में बाइडेन के जीतने के बाद कई सवाल भारत के भीतर रेंग रहे हैं और ये ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब शायद इतिहास के गर्त में होगा। लेकिन हमें लगता है जब हम रायसीना हिल्स के सामने खड़े हों और प्रधानमंत्री का कार्यालय यहीं पर है, साउथ ब्लॉक का मतलब यह होता है कि विदेश मंत्रालय भी यहां पर, रक्षा मंत्रालय भी यहां पर। और इस दौर में भारत की जो भी वैदेशिक नीति रही, जो भी आर्थिक नीति रही, ना जाने क्यों वो प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द ही घूमती चली गई। और यहां खड़े होने का मतलब है शायद आजादी के बाद भारत के तमाम प्रधानमंत्रियों के जरिए इस देश की विदेश नीति को समझना, इस देश की आत्मसम्मान के लिए किस तरीके से देश के तमाम प्रधानमंत्रियों ने, चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने का सवाल भी क्यों ना रहा हो, झुका कोई नहीं। और इतना ही नहीं, किस रूप में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत को मान्यता देनी है, यह भी शायद अपने तरीके से नेहरू काल से लेकर और मनमोहन सिंह के दौर तक एक सफर रहा है। लेकिन झटके में ब्रेक तब लगा जब निजी संबंध राष्ट्राध्यक्षों के साथ बनने लगे। शी जिनपिंग चाहे गुजरात चले गए हों या फिर लाहौर जाकर जन्मदिन की बधाई नवाज शरीफ को देने के लिए प्रधानमंत्री खुद चले गए हों, या फिर ट्रंप के लिए चुनाव प्रचार के मद्देनजर हाउडी मोदी किया गया हो अमेरिका में और नारे लगाए गए हों अब की बार ट्रंप सरकार। In India have connected well with President Trump. The words of candidate Trump, अब की बार ट्रंप सरकार। तो क्या यह माना जाए कि भारत की विदेश नीति मौजूदा वक्त में एक नाजुक मोड़ पर है और खासतौर से चाइना की आर्थिक परिस्थितियां, खासतौर से कश्मीर का सवाल, खासतौर से एनआरसी और सीएए का सवाल, ये सारे सवाल ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर लगातार गूंजते रहे हैं। और जब इन परिस्थितियों को देखते हैं तो यहां से कुछ ऐसे सवाल निकले हैं और हम आपको दिखला दें कि एक तरफ पार्लियामेंट भी है। इस पार्लियामेंट के भीतर भी अमेरिका के साथ संबंधों को लेकर कई मौकों पर बहस हुई है। हमें लगता है कि आज उन दस्तावेजों के साथ जब हम आपके साथ जुड़े हैं तो जिन बातों का जिक्र करना चाहते हैं आज उसे आप ध्यान से सुनिएगा। नेहरू ने 1950 में पहली बार एजुकेशन को लेकर अमेरिका के साथ संबंध के तार जोड़े थे और उस वक्त ये बात निकल कर आई थी कि भारत के लोग अमेरिका जाकर किस रूप में पढ़ाई करेंगे। इंटरकल्चरल आर्गुमेंट थे, इंटरकल्चरल एस्पेक्ट्स थे और बड़ी तादाद में भारत अमेरिका जा रहे थे। लेकिन 1965 का पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध जो हुआ, उस युद्ध के वक्त अमेरिका ने पाकिस्तान का ही साथ दिया था और भारत के ऊपर पाबंदी लगा दी थी कि वह किसी भी हालत में अनाज सप्लाई नहीं करेगा। उस वक्त देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री इसी पीएमओ में, यहीं पर वो पीएमओ था जहां से उन्होंने दस्तावेज को साइन किया था और उन्होंने कहा था कि भारत अमेरिका के सामने नहीं झुकेगा। इस दौर में एक चीज जहन में जरूर रखिएगा, रिपब्लिकन या डेमोक्रेट के साथ संबंध भारत के कैसे रहे ये महत्वपूर्ण नहीं होता है। महत्वपूर्ण होता है कि भारत के संबंध अमेरिका के साथ वैदेशिक तौर पर कैसे हैं, उसमें पार्टियां मैटर नहीं करती हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में ऐसा लगने लगा कि जैसे ट्रंप रिपब्लिकन के हैं तो रिपब्लिकन भारत के करीब होगा, डेमोक्रेट्स बाइडेन जीत कर आए हैं या इससे पहले ओबामा थे तो वो शायद अमेरिका के खिलाफ होगा, भारत के खिलाफ होगा। एक ऐसी परिस्थिति भी सोची जाने लगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि आज जिस इतिहास के पन्नों को हम खोलना चाहते हैं उसके जरिए जरा समझने की कोशिश कीजिएगा भारत का आत्मसम्मान कहां पर आता है और वैदेशिक तौर पर भारत की पॉलिसी क्या काम करती है। 1965 जब इंडो पाक वार शुरू हुआ, भारत में अनाज का संकट था और अमेरिका ने कहा कि अनाज तो देंगे लेकिन कुछ शर्त रख दी। और उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री ने जो भाषण दिया था और इस भाषण की कॉपी यहीं से निकली थी और उसका जिक्र पार्लियामेंट में भी हुआ था और जिन बातों का जिक्र किया था उन्होंने कहा था कि हम भारत का स्वाभिमान बनाए रखने के लिए देश के पास उपलब्ध अनाज से ही काम चलाएंगे।
हम किसी भी देश के आगे हाथ नहीं फैला सकते। यदि हमने किसी देश द्वारा अनाज देने की पेशकश स्वीकार की तो यह देश के स्वाभिमान पर गहरी चोट होगी। इसीलिए देशवासियों को सप्ताह में एक वक्त का उपवास करना चाहिए। इससे देश में इतना अनाज बच जाएगा कि अगली फसल आने तक अनाज की उपलब्धता बरकरार रहेगी। लाल बहादुर शास्त्री ने उस वक्त जो नारा दिया था, पेट पर रस्सी बांधो, साग सब्जी ज्यादा खाओ, सप्ताह में एक दिन उपवास करो, देश को अपना मान दो। 1966 इंदिरा गांधी का आगमन होता है और इंदिरा गांधी जब अमेरिकी यात्रा पे गई तो इस अनाज को रोकने को लेकर देश के भीतर में अमेरिका के खिलाफ वातावरण बना हुआ था। लेकिन जिस एजुकेशन को नेहरू ने अपने तौर पर इंप्लीमेंट किया था, जिसको इंडो यूएस एजुकेशन फाउंडेशन कहते हैं, जो 1950 में बना था, 1966 में उस पर हस्ताक्षर होने थे। इंदिरा गांधी ने बहुत साफ तौर पर कह दिया, भारत में विरोध हो रहा है, मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगी। और इतना ही नहीं, उस वक्त ट्रीटी ऑन द नॉन पॉलिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन यानी एनपीटी को लेकर जो हस्ताक्षर होने थे वह भी इंदिरा गांधी ने नहीं किए। और फिर याद कीजिए 1971 का वार, उस वक्त अमेरिका फिर से अपने 7वें वेड़े को भेज चुका था, लेकिन इंदिरा गांधी घबराई नहीं और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में, जो इंटरव्यू यहीं पर लिया गया था, उस इंटरव्यू में बहुत साफ तौर पर इंदिरा गांधी ने कहा, हम अपनी संप्रभुता को किसी भी हालत में आंच आने नहीं देंगे, चाहे अमेरिका हमारे दरवाजे पर आकर खड़ा भी क्यों ना हो जाए। इसका मतलब है कि देश के लिए, इसका मतलब है कि देश को मजबूत कैसे बनाना है, इस बात का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं। लेकिन इस सफर में जब आप आगे बढ़ेंगे और तमाम परिस्थितियों के साथ मौजूदा वक्त में आएंगे तो एक सवाल आपके भीतर होगा, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अमेरिकी राष्ट्रपति का भाषण जब तमाम जगहों पर दिखाया जा रहा था, वो क्या कह रहे थे, और जो उन्होंने पॉलिसी पेपर जारी किया उसमें उन्होंने किस बात का जिक्र किया। हमको लगता है यह भी जरूर जानना चाहिए, क्योंकि आज जब उन्होंने भाषण दिया तो उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा, एक तो बहुत साफ तौर पर एक संदेश था कि मैं एक ऐसा राष्ट्रपति बनने का वादा करता हूं जो तोड़ने की बजाय जोड़ने का काम करेगा, जो लाल रंग वाले या राज्य या नीले रंग वाले राज्य को नहीं देखेगा बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका को देखेगा, यानी नो ब्लू स्टेट नो रेड स्टेट। वो अमेरिका का राष्ट्रपति होगा, किसी पार्टी का राष्ट्रपति नहीं होगा। इस संदेश के मतलब क्या है? इस संदेश का मतलब है कि ट्रंप ने स्थिति नाजुक कर दी। यकीन जानिए, अमेरिका की रीढ़ टूट गई है और अमेरिका अब उस रीढ़ को मजबूत करना चाहता है बाइडेन और कमला हैरिस के जरिए, और इसके भाषणों में इनको नजर आया है। अब आइए उस पॉलिसी पेपर पे जिसमें भारत का जिक्र है। वो पॉलिसी पेपर बहुत साफ तौर पर भारत को लेकर कुछ सवाल खड़े करता है। अपने पॉलिसी पेपर में मानवाधिकार को लेकर चिंता कश्मीर सीए और आरसीए को लेकर बहुत साफ तौर पर बाइडेन ने दिखलाई है, जताई है। डेमोक्रेट्स का पेपर इस बात का गवाह है। उन्होंने अपने भाषण में कहा, भारत में धर्मनिरपेक्षता और बहुनस्ली के साथ साथ बहुधार्मिक लोकतंत्र की पुरानी परंपरा है। ऐसे में सरकार के ये फैसले बिल्कुल ही उलट है। ये जिक्र सीएए और एनआरसी का हो रहा था। और कश्मीर के मद्देनजर खास तौर से जिस बात का जिक्र बार बार हो रहा है, क्या अमेरिकी रुख भारत को कश्मीर को लेकर जो दिल्ली से पॉलिसी बनी है और श्रीनगर में उसका विरोध हो रहा है, क्या उसके बीच में आकर अमेरिका कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव के तौर पर काम करने लगेगा या फिर एक नई परिस्थिति बन जाएगी? इस बात का भी जिक्र है, क्योंकि उनके पॉलिसी पेपर और भाषण का जो शब्द है, कश्मीर लोगों के अधिकारों को बहाल करने के लिए भारत को चाहिए कि वो हर कदम उठाए। असहमति पर पाबंदी, शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रोकना, इंटरनेट सेवा बंद करना या धीमा करना लोकतंत्र को कमजोर करना है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि भारत और अमेरिका के संबंध इस दौर में व्यापारिक दृष्टि से भी प्रगाढ़ हुए हैं। इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि दो नेताओं के रिश्ते बहुत शानदार हैं। मोदी और ट्रंप के रिश्ते बहुत शानदार रहे हैं। लेकिन जब कोई राष्ट्राध्यक्ष किसी पॉलिटिकल पार्टी के हिस्से के तौर पर किसी दूसरे देश में नजर आने लगे तो फिर मुश्किल होती है। और मौजूदा वक्त का सबसे बड़ा संकट विदेश नीति को लेकर यही है। याद कीजिए, नेपाल में जब संविधान का निर्माण हो रहा था, उस वक्त भी प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के संविधान को लेकर जो टिप्पणी की थी, पूरे नेपाल में उसका आक्रोश पनप गया और उस समय से लेकर अब तक आज की परिस्थिति में भी स्थिति अनुकूल हुई नहीं है।
और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां जिसमें जाहिर तौर पर चाइना का जिक्र होगा। चाइना ने नेपाल के भीतर घुसपैठ की इनकार नहीं, आज वो सीमा पर बैठा हुआ है। इस तरीके से भारत और भूटान की सीमा पर, जिसको चिकन नेक कहते हैं, वहां पर भी जब डोकलाम में बैठा था, यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। सवाल है कि हमारी नीति किस रूप में काम कर रही है। इस दौर में, यानी बीते 6 बरस के दौर में, जो नैम था, नैप यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसको आज नहीं बनाया गया था, नेहरू काल में बनाया गया, तो उस वक्त नासिर, नेहरू और टिटो, ये 3 तिकड़ी मानी जाती थी और इन्होंने कहा था ना तो हम अमेरिका की तरफ हैं ना रशिया की तरफ हैं। उस नैम में प्रधानमंत्री मोदी ने जाने से इनकार कर दिया, वो नहीं गए और अपने विदेश मंत्री को भेज दिया गया। नैम धीरे धीरे आज की स्थिति में कमजोर हो चला है। सार्क बैठक नहीं हो पा रही है। सार्क की जो परिस्थिति है उसमें पाकिस्तान का टेररिज्म, पाकिस्तान का चाइना का साथ देना, ये सारे सवाल अपनी जगह हैं। लेकिन भारत धीरे धीरे अमेरिका के नज़दीक जा रहा था या फिर देश के प्रधानमंत्री ट्रंप के नज़दीक जा रहे थे, ये अमेरिका के भीतर भी सवाल है और अमेरिका के मीडिया के भीतर ये सवाल है, क्या आने वाले वक्त में अब बाइडेन जिन पॉलिसीज को लेकर भारत के साथ डील करेंगे वो अमेरिका का हित चाहेंगे। और उसमें H1B वीज़ा भी है जो कि भारत के युवाओं को अमेरिका जाने के रास्ते को खोलता है। ट्रंप ने इस पर रोक लगाई। ट्रंप ने भारत की आर्थिक परिस्थितियों का साथ कतई नहीं दिया, एजुकेशन में साथ नहीं दिया। जो टैक्स रियायत थी उसको बढ़ा दिया गया। भारत से जो सामान एक्सपोर्ट अमेरिका होता था उस पर टैक्स को बढ़ा दिया गया। इसका मतलब है कि दरअसल ट्रंप के साथ इंडिविजुअल लेवल पे संबंध बन रहे थे, लेकिन भारत और अमेरिका के बीच जो वैदेशिक नीति, आर्थिक नीति, जो इंटरकल्चरल रिलेशंस था, वो धीरे धीरे टूट रहा था। और यही वो परिस्थितियां हैं जहां पर चीज़ें आकर खड़ी होती है कि क्या वाकई भारत के प्रधानमंत्री ने एक बड़ी गलती तो नहीं की। क्योंकि याद कीजिए 2016 में जब अमेरिका में चुनाव हो रहा था और ट्रंप जीत रहे थे, तब ट्रंप पे यह आरोप लगा था कि वो रशिया का साथ ले रहे हैं और खुले तौर पर उन्होंने अपनी बहस में माना भी था। लेकिन पुतिन कतराते रहे, नहीं बोलते रहे, कोई इनकार किया उन्होंने कि हमारा कोई भी संबंध अमेरिकी चुनाव से है। जापान हो, जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, इन सभी ने अपने अपने तौर पर अमेरिकी इलेक्शन के भीतर कभी भी कोई हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं की। लेकिन हाउडी रॉडी के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने अब की बार ट्रंप सरकार तक का नारा अमेरिकी जमीन पर लगाया। तो क्या भारत एक रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट के करीब आकर खड़ा है या फिर भारत के प्रधानमंत्री ही सिर्फ खड़े थे? यह एक सवाल अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अब बहस हो रही है, इस पर चर्चा हो रही है। और यह समझने की बात होगी कि अब भारत की विदेश नीति और भारत की जो आर्थिक नीति, खास तौर से चाइना को लेकर जो सवाल है, क्योंकि भारत का चीन के साथ जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की परिस्थिति थी या भारत उनके प्रोडक्ट्स पे जिस रूप में प्रभावी लगातार था, बाइडेन के सामने भी यह संकट है कि वो चाइना को किस रूप में काउंटर करे। और बड़ी तेजी से चीजें डेवलप हो रही है। 2 कमेटी बना दी गई। एक कमेटी खास तौर से कोविड को लेकर बनाई गई अमेरिका में तुरंत आते ही, जो मंडे से काम करना शुरू कर देगी। और उसके बाद इकोनॉमिस्टों को लेकर और वर्ल्ड बैंक और IMF की पॉलिसीज को लेकर अमेरिका ने काम करना शुरू कर दिया है कि चाइनीज एक्सपोर्ट जो अमेरिका में हो रहा है उसमें किस तरह से कटौती हो और अमेरिका किस रूप में अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग में डेवलप कर सके। लेकिन यह सवाल जब भारत घूम कर आता है तो भारत ने रास्ते बंद किए हैं, लेकिन नए रास्ते जो खोले हैं उन रास्तों से कोई डिविडेंड मिला नहीं है, कोई लाभ मिला नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र हो या भारत की आत्मनिर्भरता के नारे के तहत जुड़े हुए जो भी कोर सेक्टर है, आज की स्थिति में कोई अपने पैर पर खड़ा नहीं है। सबकी प्रोडक्टिविटी जो है वो नेगेटिव में है, माइनस में जा रही है। हमारी GDP दुनिया में सबसे कम स्थिति में आ गई, जो इस दौर में -23 तक पहुंच गई। और 2021 फाइनेंशियल ईयर में माना जा रहा है कि GDP -10% से ज़्यादा नीचे रहेगी। इसके मतलब क्या है? इसके मतलब है कि अब भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी मौजूदगी को दर्ज कराने के लिए अपनी ताकत का एहसास कराना होगा। सिर्फ भाषण देने से काम नहीं चलेगा कि 130 करोड़ लोग, और हमारे रिश्ते बहुत नज़दीक के हैं, जो शी जिनपिंग के साथ थे, जो नवाज शरीफ के साथ थे, जो ट्रंप के साथ थे, ये सारी बातों के जिक्र करने से काम नहीं चलेगा। हमें अपने तौर पर अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को और फॉरेन पॉलिसी को इस रूप में नए तरीके से डिफाइन भी करना होगा और शायद डेवलप भी करना होगा। क्योंकि जिन सवालों की गूंज लगातार आज़ादी के बाद से इस साउथ ब्लॉक में होती रही है और ये यहाँ से जो नीतियाँ बनती रहीं और जिसको लेकर चर्चा हमारे इस तरफ जो पार्लियामेंट है,
इस तरफ पार्लियामेंट को देखिए तो इस पार्लियामेंट के भीतर भी कई बार भारत की विदेश नीति को लेकर सवाल उठे हैं। चाइना वार के समय नेहरू को इसी जगह पर घेरा गया था और राम मनोहर लोहिया ने पहली बार सवाल खड़ा किया था कि आप कर क्या रहे थे। 1965 के वार के बाद में इसी पार्लियामेंट में पीठ ठोकी गई थी लाल बहादुर शास्त्री की। 1971 बांग्लादेश के वक्त यहां से जब इंदिरा गांधी निकलकर यहां से पैदल ही वो रवाना हो गई थी पार्लियामेंट के भीतर में, जब बांग्लादेश का निर्माण हो गया था और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर भारत ने एक जीत हासिल की थी और अमेरिका विरोध के बाद की थी। मिसेस गांधी यहां से निकली थी और पैदल वहां तक गई थी, गाड़ियां उनके पीछे चल रही थी। वो दृश्य आज भी कोई नहीं भूला होगा। यह ताकत थी देश के प्रधानमंत्री की, जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दुनिया को दिखलाती थी कि हमारी मौजूदगी का मतलब क्या होता है। लेकिन अब जो सवाल हैं उसमें सवाल है कि ट्रंप के साथ दोस्ती के बाद आपको क्या मिला। आपको उसने खूब हथियार बेचे, M777 लाइट हॉटजार्जर बेचा, F-61 बेचा, F-21 बेचा, ट्रांसपोर्ट प्लेन्स जो हैं C-1380J और C-17 बेचे गए, मैरीटाइम रेकॉन बेचा गया जो F-81 एयरक्राफ्ट है। इन सबको सेल किया गया, उन्होंने अपने लाभ के लिए किया। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी विदेश नीति इस दौर में प्रधानमंत्री पर कंसंट्रेट होकर फेल हो रही थी, यह एक सवाल है। दूसरा सवाल है, अगर प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द ही सारी पॉलिसीज देश की चल रही थी तो क्या अब उसे बदलने की जरूरत है। और इस देश को इस वक्त में जब पूरी दुनिया के भीतर में संकट है और भारत के सामने संकट है, तो जिस स्टेट्समैन की जरूरत है, अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहा है हम ब्लैक स्टेट, व्हाइट स्टेट, ब्लू स्टेट में हमको मत बांटिए, हम अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, हम डेमोक्रेट्स के रिपब्लिक प्रेसिडेंट नहीं है, इस बात का वो जिक्र कर रहे हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि अब उन्हें इस बात का एहसास है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर चीजें जिस रूप में डेवलप होंगी। और खास तौर से एक आखिरी सवाल, इतनी बड़ी तादाद में भारत के स्टूडेंट्स दुनिया भर के देशों में जाते हैं, उसमें सबसे ज्यादा तादाद 1950 में जब नेहरू ने संबंध बनाए थे, उस समय ट्रूमैन हुआ करते थे अमेरिकी राष्ट्रपति, उनके साथ जब संबंध बनाए थे तो भारतीय स्टूडेंट्स की आवाजाही शुरू हुई थी। अमेरिकी डाटा बतलाता है कि दुनिया में चाइना के बाद भारत ही वो देश है जहां से सबसे ज़्यादा छात्र पढ़ने दुनिया में जाते हैं और अमेरिका में भी जानते हैं। और जानकर हैरत होगी कि अमेरिका में जाने वाले छात्रों की संख्या में 52% अगर चाइनीज़ है तो 34% इंडिया है। चाइना 34% है और इंडिया 18% है, दोनों मिलाइएगा तो 52% इन्हीं दोनों देशों के हिस्से में आता है। और टोटल फॉरेन स्टूडेंट्स की तादाद जो है वह तकरीबन 11 लाख है, जो पिछले साल का डाटा हम आपको बतला रहे हैं। और जो अंडर ग्रेजुएट का प्रोग्राम है उसमें लगभग 30,000 बच्चे जाते हैं, ग्रेजुएट प्रोग्राम में 90,000 बच्चे जाते हैं, जो अदर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है उसमें 85,000 बच्चे जाते हैं। इन्हीं के साथ HB1 वीज़ा जुड़ा हुआ है। और अमेरिका भी जानता है कि दरअसल अलग अलग तरीके से जितने लोग अप्लाई करते हैं उसमें अमेरिका की कमाई अंतर्राष्ट्रीय छात्रों से तकरीबन $44 बिलियन की होती है। बाइडेन इस रोक को हटा देंगे। सवाल है वो अपने देश की इकोनॉमी देखेंगे और अपने देश के संबंधों को देखेंगे। और भारत के सामने नया सवाल ये है कि जिन इश्यूज़ पर वो एक पॉलिटिकल पार्टी के तहत आगे बढ़ गई, चाहे वो CA का सवाल हो, NRC का सवाल हो, कश्मीर को लेकर भी जो उलझने नई देश के भीतर में सवाल है, और इन सारे मुद्दों के मद्देनज़र भारत को जिस रूप में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देखा जाता है वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, सबों का समावेश, इस विविधता को माना जाता है। और शायद बाइडेन की जीत भारत के लिए एक चेतावनी भी है कि आने वाले वक्त में भारत की पॉलिसीज कम से कम इस रूप में नहीं, एक व्यक्ति के इर्द गिर्द नहीं होनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्राध्यक्षों के साथ निजी संबंध कतई नहीं होने चाहिए। और उस देश की अपनी पॉलिटिकल सिस्टम के भीतर में भारत की हिस्सेदारी कम से कम वैदेशिक नीति के तहत होनी चाहिए, व्यक्ति विशेष के तहत नहीं होनी चाहिए। 3 बातें खुलकर आने वाले वक्त में साफ नजर आएगी: मानवाधिकार का सवाल, पर्यावरण का सवाल और भारत की बदलती विदेश नीति का सवाल। पर्यावरण का सवाल पेरिस समझौते से जुड़ा हुआ है, बाइडेन उसमें साथ खड़े होंगे, लेकिन भारत के ऊपर जो आरोप ट्रंप ने अपने तौर पर लगाए, बाइडेन क्या उससे भारत को मुक्ति दिला देंगे? टैक्स को लेकर जो बर्डन्स भारत पे बढ़ाए गए, क्या बाइडेन उससे मुक्ति दिला देंगे? और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत जिस तरीके से चीज़ों को डेवलप कर रहा है, डेमोक्रेट्स या बाइडेन अपने तौर पर, खास तौर से
जो अरब वर्ल्ड है उसके साथ भी उनके ताल्लुकात अच्छे होंगे, चाहे वो ईरान हो या सऊदी अरब हो। ये एक फैक्ट है। पाकिस्तान को लेकर भी उनकी पॉलिसी लिबरल पॉलिसी रहेगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में भारत को कौन सी पॉलिसी अपनानी है, मेरे ख्याल से ये शायद आने वाले वक्त में पॉलिसीज यहीं से निकलेगी। साउथ ब्लॉक यहीं पर है, प्रधानमंत्री ऑफिस यहीं पर है, देश के रक्षा मंत्रालय यहीं पर है, यहीं से वो पॉलिसी निकलेगी और जिसके जरिए इंतजार करना होगा कि अब संबंधों के नए तार अमेरिका के साथ किस रूप में जुड़ेंगे, जो भारत और अमेरिका की परिस्थितियों को प्रगाढ़ बनाएंगे। उसमें यह मैटर नहीं करता है कि आज ये प्रधानमंत्री है, कल वो प्रधानमंत्री है, परसों कोई और रहेगा, ये मैटर नहीं करता है। पॉलिसी देश की होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।